वेल फ्रेंड, हाय दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। आई एम हेयर कमिंग विथ अनदर वीडियो ऑफ फाइनेंस सीरीज दैट इज बैलेंस शीट। आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट इन डिटेल्ड मैनर। आज हम शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट लेकर के डिटेल मैनर में लाइन आइटम वाइज कैसे एनालाइज करते हैं और क्या इम्पैक्ट होता है उसको देखने, समझने और दिल में उतारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका इतना बड़ा सिग्निफिकेंस है इंडस्ट्री के अंदर, जिसका तकाजा लगा सकते हैं तो लगा के देखिए। क्योंकि जो लोग दोस्त कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो समझते हैं कि फाइनेंशियल्स क्या होता है, उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे बनाते हैं और कैसे एनालिसिस करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, उसके समझेंगे, उसके बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारा सीरीज देखते हुए आ रहे हैं तो मैंने कई सारी वीडियो डाली हुई है फाइनेंस सीरीज के अंदर। हाउ टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ टू रीड द बैलेंस शीट का एक वीडियो ऑलरेडी मेरा डाला हुआ है, बेसिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के ऊपर है। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो उस सीरीज को देखिए, फॉलो करें और उस कंटिन्यूशन में इसको देखेंगे आगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ से भी समझ में आएगा दोस्तों। आप यहाँ से भी देखें, यहाँ से भी समझेंगे, लेकिन आपको एक वेल अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, वेल क्राफ्टेड अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ना स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच जो हमने डाला है, जो सीरीज डाला है फाइनेंशियल सीरीज के अंदर, उसको आप शुरू से देखें। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको कोई न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले, आप समझे, अंडरस्टैंड करें कि क्या चल रहा है अल्टीमेटली। नहीं तो आप इससे मिस कर जाएंगे। बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे आप नोटिफाई होते रहेंगे जब। यस दोस्तों, तो बातें बैलेंस शीट को एनालिसिस करने की है, अंडरस्टैंड करने की है। और हम लोग स्ट्रेट अवे जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन to view each and every element of the financials balance it as per revised schedule 3 and try to understand what they speaks. चलिए दोस्तों, चले। ओके, कनेक्ट फाइल। जस्ट आई एम हेयर sharing my screen. I think that is visible to you right now. So just look here. दोस्तों, ये स्क्रीन मैं समझता हूं कि आपके सामने प्रेजेंट हो चुका होगा। जैसे मेरा पुराने वीडियो में भी देखा होगा आपने, समझा होगा कि बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे बैलेंस शीट के ऊपर, तो ये बैलेंस शीट जो होता है that show the financial positions of the company, that show the financial positions of the company given point of time। जो हमारा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी भी पॉइंट, एक पर्टिकुलर डेट को एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या पोजीशंस है वो हमें बैलेंस शीट बताता है। एज फार एज जब हम P&L की बात करते हैं, एज फार एज जब P&L की बात करें, जब P&L की बात करें तो ये हमें क्या बताता है दोस्तों? P&L हमें बताता है, ब्रीफिंग करता है, ये बताता है आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। तो जब भी बैलेंस शीट होता है वो एज अ डेट पे होता है, पर्टिकुलर डेट पे, और ये पीरियड ऑफ टाइम पे होता है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट अगर पूरे साल की देखें तो पूरे साल में क्या एक्यूमुलेट होकर के हमारा एक्सपेंसेस क्या हुआ, इनकम क्या हुआ, उसको काटने के बाद जो प्रॉफिट कितना बचा, दैट इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। जब हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी जज करनी होती है तो हम प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करते हैं। जब बैलेंस शीट को देखना हो तो हम किसी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे देखेंगे, इसलिए बैलेंस शीट पे आप भी देखेंगे तो एज एट लिखा रहता है। मेनली हम जब भी बैलेंस शीट के ऊपर जाएं या किसी चीज को समझे तो आपको जब भी एनालाइज करना होगा तो आपको 2 years की डेटा को एनालाइज करना होगा, करेंट ईयर्स एंड दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर्स। 2 years के डेटा होते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं और फिर समझते हैं। एक एक एलिमेंट पे चले आप, मोटा मोटी अब जब आप देखोगे ना बैलेंस शीट के अंदर ना 2 पार्ट्स होता है। एक तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है, दूसरा एसेट्स का पार्ट होता है।
इक्विटी एंड लायबिलिटीज की जब भी आप बात करेंगे, जब भी इक्विटी एंड लायबिलिटीज की आप बात करते हैं, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे जो आपका टोटल लायबिलिटीज जो होता है, टोटल लायबिलिटीज ऑलवेज गोइंग टू इक्वल टू द टोटल एसेट्स। टोटल लायबिलिटीज इज ऑलवेज गोइंग टू द टोटल एसेट्स, आपका ये हमेशा बराबर होगा। वेल फ्रेंड्स, टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज के बराबर होगा अगर हम इसको इक्वेशन से समझें। इफ यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन इक्वल टू एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। दैट मीन्स हमारे कंपनी का एक साइड में जो एसेट्स है, दूसरे साइड में जो लायबिलिटी प्लस इक्विटी है, दोनों हमेशा इक्वल होगा हर हाल में। फाइनेंस का हर हाल में, फाइनेंशियल्स का, बैलेंस शीट का आप देखेंगे और समझेंगे। क्योंकि जो अब हम लोग चले एक एक लाइन आइटम वाइज, एलिमेंट वाइज अगर हम चर्चा करें, तो आप देखिए दोस्तों, एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब व्हाट वी ओन, हमारे पास जो है एसेट्स में, चाहे करेंट एसेट्स के फॉर्म में हो, चाहे फिक्स्ड एसेट्स के फॉर्म में हो। और लायबिलिटी प्लस इक्विटी व्हाट वी ओ, मतलब हमने बिजनेस में जो पैसा इकट्ठा किया, सोर्स ऑफ फंड कहाँ से लाया, वो लायबिलिटी साइड में होता है कि हमारा सोर्स ऑफ फंड क्या, इक्विटी से लाया या लायबिलिटी से लाया। इक्विटी मीन्स ऑनर्स ने पैसे डाले, या लायबिलिटी मीन्स हमने आउटसाइडर से लिया, आउटसाइडर सब बैंक से लिए, लॉन्ग टर्म लोन लिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किया, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्रिएट किया। तो जो बिजनेस में लायबिलिटीज क्रिएट किया, एक तो वहां से लाते हैं, बोरो करके लाते हैं, और दूसरा हम अपना फंड लगाते हैं, ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब ये फंड को हम कैसे, दोस्तों पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो फंड कहाँ से आता है, उसका एप्लीकेशंस क्या है, और फिर हम एक एक एलिमेंट को समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। पहले हमने बिजनेस कोई भी स्टार्ट करना है तो पैसे लाना है। कहाँ से लाना है दोस्तों? पैसे कहाँ से लाएंगे? आप ही मान लीजिए, आप जनरल सोचिए, किताबी लैंग्वेज में ना जाए, आप अंडरस्टैंड करें। जब भी कोई बिजनेस करता है तो पैसे या तो अपना लगाएगा, उसके पास खुद का पैसा है, तो नहीं है तो किसी दोस्तों से, यारों से, मित्रों से, बैंकों से लेगा। तो जो हम रिलेटेड पार्टी अपनों से लेते हैं उसको लोन ही कहते हैं, या तो कई बार वो सिक्योर्ड होता है, कई बार अनसिक्योर्ड होता है। फिर हम बैंक से लोन इकट्ठा करते हैं, पैसा हमारा हुआ, लोन से हुआ, आउटसाइडर से हमने पैसा इकट्ठा किया, फिर बिजनेस को स्टार्ट किया। उसका एप्लीकेशन होगा, हमने ये हमारा सोर्स है। एप्लीकेशन क्या होगा? हम बिजनेस चलाने के लिए फिक्स्ड एसेट्स खरीदेंगे। फिक्स्ड एसेट्स क्यों खरीदेंगे? क्योंकि कभी भी बिजनेस करोगे आपको फर्नीचर चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए जिसमें आप घर बनाओगे, मकान बनाओगे, फर्नीचर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। ये जब तक स्ट्रक्चर स्टार्ट नहीं करोगे तब तक कोई कंपनी स्टार्ट नहीं होगा, कोई बिजनेस नहीं होगा। तो पहले आपने सेटअप स्ट्रक्चर तैयार किया, आपने पैसे इकट्ठा किए। लेटेस्ट सपोज 500 करोड़ आपने अपना लगाया, 500 करोड़ बैंक से लगाया, 1000 करोड़ आपके पास पैसे हैं। इस 1 करोड़ को कहाँ कहाँ यूज करोगे? अब आप बिजनेस आप कर रहे हो, लेटेस्ट सपोज कोई भी काम कर रहे हो आप, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि आप लैपटॉप बनाते हो, तो लैपटॉप बनाने के लिए आपको ऑफिस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर खुद का जमीन पे बनाओगे या रेंटेड बनाओगे, फिर भी आपको फर्नीचर खरीदना होगा। लैपटॉप आपने पहले क्या कर दिया कि 10 लाख का 100 लाख आपके पास आए, 500 करोड़, 500 करोड़ अपना था, 500 करोड़ बैंक था, 1000 करोड़ थे। 1000 करोड़ में से आपने 400 करोड़ का लैंड खरीदा, उस पर 100 करोड़ का बिल्डिंग बनाया, 500 करोड़ वहां एस्टेब्लिश। अब ये देखो दोस्तों, यहाँ भी ना एक गेम है। देखो आपके पास 1000 करोड़ है, तो 1000 करोड़ आपका टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पार्ट हुआ 1000 करोड़। अब 1000 करोड़ का एप्लीकेशंस करोगे, दैट इज एसेट्स का पार्ट। आप कहाँ कहाँ लगा रहे हो? या तो एसेट्स खरीदोगे, बिजनेस को रन करने के लिए लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, वहां पे आप इतना पैसा लगाओगे कि आपके पास और पैसे बचे। पूरे के पूरे पैसे अगर लैंड बिल्डिंग में लगा दोगे तो बिजनेस कहाँ से करोगे? तो यहाँ भी आप लैंड एंड बिल्डिंग करोगे कि 400 करोड़ का लैंड खरीद लिया, उस पर 100 करोड़ का बिल्डिंग बना लिया, 500 करोड़ हो गए। बाकी के 500 करोड़ का आप इन्वेंट्री खरीद के लाओगे, लैपटॉप खरीद के लाओगे, उसको फिर बेचोगे, फिर आपका क्रेडिटर्स होगा। लेटेस्ट सपोज कि आपके पास ऑर्डर आ गए। अब ऑर्डर आ गए तो ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए आपको पैसे इन्फ्यूज करना होगा, क्योंकि आपके पास ऑर्डर आए इसका मतलब नहीं कि आपके पास पैसे आ गए। एडवांस में आपके पास पैसे नहीं आए, आप ऑर्डर को फुलफिल करोगे, बनाओगे, फिर क्रेडिट पीरियड होगा, आप सामान बेचोगे, उसके बाद 30-60 डेज एज पर द इंडस्ट्री प्रैक्टिस और बिजनेस प्रैक्टिस आपको पैसे आएंगे। तो इस तरीके से आप उस स्ट्रक्चर में इस तरीके से पैसे आपको रखने होते हैं कि आपको लैंड एंड बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में पूरे पैसे ना डाल के कुछ आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए, बिजनेस की डेली ऑपरेशंस के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए, आपको फर्दर मसल आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल इंपैक्ट ना हो,
तो इसलिए आप उसको रखते हैं। तो आप जैसे वो आपने, मैंने मेरे एग्जांपल में 1000 करोड़ आपके पास पैसे आए, उसमें से आपने 400 करोड़ का लैंड खरीदा, 100 करोड़ पे उसमें बिल्डिंग बनाया, 500 करोड़ हो गए, फिर भी आपके पास 500 करोड़ बचे हुए हैं जो कि आपने वर्किंग कैपिटल के लिए रखा हुआ है। कुछ कैश एंड बैंक रहेंगे जो आप डेली ऑपरेशंस के लिए चलाएंगे, कुछ आप मटेरियल खरीदोगे, इन्वेंट्री लाओगे, जिससे असेंबल करोगे, उसके लिए चाहिए, कुछ कंटीजेंसी के लिए चाहिए, तभी आप कोपा पुट चल रहा बिजनेस। ये दैट इज द फ्रेम ऑफ द बिजनेस। I mean to say that just I'm trying to build a structure of the balance sheet कि कैसे होता है, क्या होता है। आप समझेंगे कि दो पार्ट में ही बैलेंस शीट बटा होता है, मेनली एसेट्स और लायबिलिटी साइड। और एसेट्स और लायबिलिटी साइड में दोस्तों आपने समझ गया कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी बिजनेस में पैसे कहाँ से लाते हैं, या तो हम खुद इंक्लूड करते हैं या लोन लेकर के आते हैं, फिर उसका एप्लीकेशन क्या होता है और कैसे होता है वर्किंग कैपिटल साइकिल मेंटेन करने के लिए। अब उसी को एक सिलसिलेवार ढंग से कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया कि हम इन सारी चीजों को कैसे अरेंज करें, किस फॉर्मेट में अरेंज करें, किस लाइन आइटम में अरेंज करें। उसके लिए एक फॉर्मेटिंग दी हुई है, शेड्यूलिंग दी गई है, उसमें एक नोट्स टू अकाउंट है। उसके अकॉर्डिंगली हमारी हर एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे प्रेजेंटेशंस देना है, कैसे डिस्क्लोजर्स करना है, एवरी इम्पैक्ट को रिकॉग्निशन थ्रू आउट प्रेजेंटेशंस, रिकॉर्डिंग ऑफ बुक। क्योंकि ये सारी चीज एक्सट्रैक्शन है। जब हम एक बुक्स को लिख लेते हैं, बना लेते हैं, तो लास्ट में ईयर एंड हम लोग को अगर मंथ एंड बनाते हैं तो मंथ एंड, जनरली हम ईयर एंड में फाइनेंशियल्स को फाइनल करते हैं। तो एट द ईयर एंड हमारा पॉइंट पे पता चलता है, दैट पॉइंट, दैट मोमेंट हमारा क्या एसेट्स का पोजीशन है और क्या लायबिलिटीज का पोजीशन है, जो सिलसिलेवार ढंग से हमने रिकॉर्डिंग की है, जो बुक कीपिंग की है, उसका फाइनल रिप्लीकेशंस क्या है, उसका फाइनल ब्लूप्रिंट क्या है, हमने जो इनपुट बनाया उसका फाइनल आउटपुट क्या निकला, उसको इन्वेस्टर कैसे पढ़े, कैसे समझे, क्या स्टेटस है, क्या बेहतर कंपनी कर रही है, नहीं कर रही है। तो अंडरस्टैंडिंग आपका लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशंस दैट इटसेल्फ डिपेक्ट्स इन शेड्यूल 3 एक प्रॉपर फॉर्मेट में है, उसको पढ़ने आना चाहिए। अब हम एक एक चीज चर्चा करेंगे दोस्तों। अब एक एक, जहां तक मैंने आपको चर्चा ऑलरेडी कर दिया हुआ है, मैंने पहला पार्ट आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि आपको कहा शेयर होल्डर फंड होता है। शेयर होल्डर इन द फंड, ओनर का फंड। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो आउटसाइड पैसे से, अगर छोटा सा बिजनेस हो तो हम खुद लगाते हैं, जिसको शेयर कैपिटल बोलते हैं, सीधा कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। बट जब हमारा कॉर्पोरेट में होते हैं, हम लिस्टिंग होते हैं, तो हम बाहर से शेयर होल्डर से पैसे लेते हैं, लिस्टिंग के थ्रू, आईपीओ के थ्रू पैसे इकट्ठे करते हैं। तो शेयर होल्डर फंड हुआ जिसमें शेयर्स एंड कैपिटल आता है। सबसे पहले जिसको शेयर्स एंड कैपिटल से हमने पैसा इकट्ठा किया, फिर हमारा आप देखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, जिससे लोन फंड है, हम जहाँ से पैसे इकट्ठे किए उसको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहते हैं, कि हमारा पैसा कहाँ से आया, किस बैंक से आया, जिसको हमें लॉन्ग टर्म में पेमेंट करना है। अब हर चीज को ना आप दो पार्ट टुकड़ों में हम देखते हैं। मेनली तो एसेट्स और लायबिलिटीज है। एसेट्स में भी हम आप देखेंगे, मेनली हमारा आपने देखा कि अगर हम बात चर्चा करें, हर चीज का दो पार्ट है, हर चीज का एक दो पार्ट है, एक करेंट पोर्शन और एक नॉन करेंट पोर्शन। करेंट पोर्शन मीन्स कि जो 12 मंथ्स के अंदर, अगर हम लायबिलिटीज की बात करें, हमारा ऑब्लिगेशंस कितना है कि विद इन 12 मंथ्स के अंदर हम जिसको पे कर देते हैं, ये हमारा ऑब्लिगेशन है, इसको करेंट पोर्शन करेंगे, करेंट लायबिलिटीज का है। और एसेट्स में चले तो उसमें भी हम करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स डिवाइड करते हैं। मींस करेंट मतलब वो पोर्शंस जो विद इन द 12 मंथ्स ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हमारा कैश रियलाइज हो जाए, हम कैश को ले आए अपने बिजनेस के अंदर, तो वो करेंट पार्ट होता है। और जो 12 मंथ्स के अंदर से नहीं आ पाता है, 12 महीने के बाद में जाता है, वो हमारा नॉन करेंट पोर्शन होता है। तो एसेट्स को भी दो टुकड़ों में बांट दिया, करेंट पोर्शन, नॉन करेंट पोर्शन। लायबिलिटीज को भी हमने दो पोर्शन में बांट दिया, करेंट लायबिलिटीज एंड नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब एक एक एलिमेंट को देखेंगे, काफी एलिमेंट को मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग देने का कोशिश किया। आई थिंक यू वेल अंडरस्टूड दिस माय पॉइंट। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इक्विटी आपने समझ गया, इतना चर्चा हमने किया। शेयर्स कैपिटल क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस दोस्त क्या होता है। रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट का हमारा वो पोर्शन जो हमारा पिछला वीडियो आपने देखा होगा, तो आपने जाकर के देखिए एक बार, उसमें समझ में आएगा। जब प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे, प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट कर दिए, फाइनेंस का पार्ट कर दिया, फाइनेंस गवर्नमेंट को टैक्सेशन का पार्ट दे दिया, शेयर होल्डर को डिविडेंड का पार्ट दे दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है शेयर होल्डर को बांटने के बाद, उसको हम ले जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर में, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में। और वही पोर्शन यहाँ पे आता है। वो पिछले साल का भी हो सकता है क्युमुलेटिव रिजर्व, और करंट ईयर का जो हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ, वो उसको भी हम उसमें एडजस्ट करके यहाँ पे दिखाते हैं। फिर ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये भी एक हर कंपनी में नहीं आता, बट मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट को, उसको भी हम यहीं पे शेड्यूलिंग में दिखाते हैं। शेयर एप्लीकेशंस, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है, जब भी हम शेयर्स
इशू करते हैं आईपीओ के थ्रू, तो पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशंस मनी रिसीव किया, अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ, उसका अमाउंट यहाँ पे दिखाना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब हमारा होल्डिंग कंपनी होता है, हमने किसी में स्टेक लगाया 60%, मीन्स हमने 60% शेयर किसी कंपनी में लगाया हो, तो 40% जो पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन, दैट इज कॉल्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसका पोर्शन कितना है, उसको भी शेड्यूलिंग, हम शेड्यूलिंग करके दिखाते हैं। शेड्यूल हमारा नंबर होता है, और हर एक्टिविटीज, हर लाइन आइटम का एक शेड्यूलिंग होता है। फिर हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, दोस्तों नॉन करेंट लायबिलिटीज के, हमने बोला ना दोस्तों कि हर लायबिलिटीज को 2 पार्ट टुकड़ों में करेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। अब देखिए लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग, लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स मींस हमने जो बैंक से पैसे लिए हैं और जो 12 महीने के बाद पेबल है, उसको हम यहाँ कैटेगराइजेशन करेंगे। और जो उससे 12 मंथ्स के अंदर जो करेंट पोर्शन है, उसको हम करेंट लायबिलिटीज के अंदर में शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग्स के अंदर दिखाते हैं। वहां पे लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज दोस्तों हम चर्चा करेंगे, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मोटा मोटी हम आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेशन प्रॉफिट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि टैक्सेशन का अलग रूल्स है, जिसमें हम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट निकालते हैं, और अकाउंटिंग का कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट निकालते हैं। तो दोनों में जो डिफरेंसेज होता है, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से जो क्रिएट होता है, उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्रिएट करते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट्स का पार्ट होता है, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का पार्ट होता है। इस पर सेपरेट चर्चा करेंगे डिटेल फॉर्मेट में, आपको मैंने ब्रीफिंग दिया। फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, आप इसके अलावा भी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है उसको अदर कैटेगराइजेशंस करते हैं, कोई प्रोविजंस बनाते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो इसको इसी शेड्यूलिंग में दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट पोर्शन में आप चलेंगे हम दोस्तों, तो अंडरस्टैंड करेंगे करेंट लायबिलिटीज के अंदर। और करेंट लायबिलिटीज में आप चले, करेंट लायबिलिटीज में वही हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स एक मेजर पोर्शन है दोस्तों। ये जो ट्रेड पेबल्स है हमारा, ये ट्रेड पेबल्स एक मेजर पोर्शन है किसी भी बिजनेस करने के लिए, जो हम परचेज करते हैं क्रेडिटर्स, हमारा पेबल्स है वो कितना, उसमें हम निकालेंगे कि हमारा पेबल्स कितना, हम कितने दिन में हम पे आउट करते हैं, उसका भी निकालना पड़ेगा, हमारा कितना पेबल्स है। फिर अदर करेंट लायबिलिटीज को देखेंगे कि हमारा अदर करेंट लायबिलिटी क्या, कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमने बनाया, उसको भी यहीं पे डालते हैं। तो ये हमारा पोर्शन खत्म हो गया। हमने लायबिलिटीज को 2 टुकड़े में बांटा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में करेंट लायबिलिटीज क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या है, हमने वो आपको बताया। फिर आगे हम चलेंगे एसेट्स। एसेट्स पोर्शन में हमारा करेंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स की बात करें दोस्तों, ये जो हमारा पोर्शन है नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होता है, यहाँ पे मैंने जैसे आपको लिखा भी होगा, कंपनी नॉट इंटेंडेड टू सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये वो फिक्स्ड एसेट्स वो बिजनेस है, हमने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इसको बेचने के लिए नहीं रखा है, इसको ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इसमें रेवेन्यू कमाने के लिए, जनरेट रेवेन्यू करने के लिए इसका हम यूज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स का। जैसे आपका होगा टेंजेबल एसेट्स, इंटेंजेबल एसेट्स, कैपिटल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अदर करेंट एसेट, ये सारे नॉन करेंट एसेट्स का हमारे आइटम है, जो कि हम यूज करते हैं बिजनेस में। नॉट इंटेंडेड टू सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इट इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस टू जनरेट रेवेन्यू। वेल फ्रेंड्स, अंडरस्टूड? ये हमारा नॉन करेंट एसेट्स होता है। अब हम करेंट एसेट्स के पोर्शन में जब भी आएंगे दोस्तों, तो अब आप देखेंगे करेंट एसेट्स में आप ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि हमने जो माल बेचे हैं तो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, पैसे कितने देने वाले में, उनका हमें एजिंग करना होगा, उनको समझना होगा। आप एजिंग करेंगे कि 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, कितना, कौन सा एजिंग कितना पुराना है। हमारा जो नॉर्मल साइकिल है, जो हमने ऑपरेटिंग साइकिल नॉर्मल एज पर बिजनेस प्रैक्टिस हमने जो सेट किया कि हमें 40 डेज, लेटर सपोज हमारा डेटा साइकिल है कि हमें पैसे रिजर्व हो जाते हैं, तो 40 दिन के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसको हम कैटेगराइजेशन करेंगे। हमारा जो भी अमाउंट होगा डेटर्स का, लेटर सपोज अगर 400 करोड़ है तो 400 करोड़ का हम प्रॉपर एजिंग करेंगे कि कितने दिनों में हमारा रिसीवेबल्स कन्वर्ट हो रहा है पैसे में। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, जो हमारे बैंक अकाउंट में रिप्रेजेंट होता है। फिर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस है, अदर करंट एसेट, ये करंट एसेट्स के पोर्शंस है। किसी भी बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि हमारा करंट एसेट्स कितना है। अगर लेटेस्ट सपोज कि 1000 करेंट एसेट्स है और हमारा करेंट लायबिलिटीज अगर 1500 करोड़ है, मतलब हमारा करेंट एसेट्स मतलब हम 12 महीने के अंदर इतना पैसा रियलाइज करें 1000 करोड़, और हमारी लायबिलिटी है 1500 करोड़, यानी कि हम पे ही आउट ही नहीं कर पाएंगे, मिटिगेट नहीं कर पाएंगे करेंट एसेट्स से करेंट लायबिलिटी, मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल बिजनेस हमारा ठीक नहीं है दोस्तों। इसको जज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारा करंट एसेट्स कम से कम इतना हो कि हमारा करंट लायबिलिटीज को पे आउट करे, हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज इतना हो, नॉन करेंट एसेट्स इतना हो, दोनों को मिटिगेट करें। इसके लिए हम
ये हमारा बेसिकली शेड्यूल 3 का आप देखेंगे तो आप ये प्रॉपर पूरा शेड्यूलिंग, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटीज दोनों हमेशा इक्वल होगा। और हम डिफरेंट रेशियो से डिफरेंट अंडरस्टैंड करके बैलेंस शीट के एक एक इम्पैक्ट को समझते हैं। हम रेशियो के लिए अलग आपको ले चलते हैं। देखिए रेशियो का क्या होता है कि हमारा कंपनी का क्या रेशियो है, लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो या फाइनेंशियल रेशियो निकालते हैं, जिससे हमारा पता चलता है कि कंपनी का क्या रियल पोजीशंस है। जो फिगर्स हमने बताए हैं, जो लाइन आइटम दी हुई है शेड्यूल 3 में, और जैसे जैसे नोट्स टू अकाउंट्स में, अब उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट रेशियो से कि ये फिगर्स हमारा क्या कहने की कोशिश करता है। क्या का हमारा करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज को मिटिगेट कर लेता है, क्या हमारा इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस जो हमारे बिजनेस में एराइज है, क्या हमारा प्रॉफिट उसको कवर अप कर पाता है, कितने टाइम कवर अप कर पाएगा, ये हमारा रेशियो बताएगा। डिफरेंट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, डेट इक्विटी रेशियो। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। अगर हम क्विक रेशियो में चले, पहले सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो, कि हमारा कितना लिक्विड है, क्या कैसे हम पे ऑफ कर पाएंगे जल्दी से। क्विक रेशियो में क्या होता है कि हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री का पार्ट घटा देते हैं, जो जल्दी से जल्दी क्विक रियलाइज हो जाए, सो दैट हम करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके। तो हमारा रेशियो कितना है, ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कम है तो कितना, क्या रेशियो कितने टाइम से निकला है, उस टाइम का एक अपना इम्प्लीकेशन है, उसका एक्सप्लेनेशन है। इसके लिए रेशियोज के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैं एक जस्ट ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। करंट रेशियो क्या है, मतलब करंट रेशियो एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन यूजिंग इट्स करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को बेच के, करंट एसेट रियलाइज करके हम करंट लायबिलिटीज को कितना पे आउट करें, ये कितना बेहतर है, ये हमें करंट रेशियो से पता चलता है। डे सेल आउटस्टैंडिंग मतलब जो हमने सेल आउट किया है, कितने दिन में हम पैसे रिकवर कर लेते हैं, डे सेल आउटस्टैंडिंग से पता चलेगा। आप सॉल्वेंसी रेशियो में जाएंगे दोस्तों तो डेट इक्विटी, सॉल्वेंसी डेट इक्विटी रेशियो निकलता है, जो कि लायबिलिटी डिवाइडेड बाय इक्विटी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में कि हमारा जो बिजनेस में फाइनेंस कॉस्ट है, हमारा प्रॉफिट इतना है, सफिशिएंट है कि हम उसको कवर अप करें, हमें ऑपरेशन चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो, आगे की वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कितना टाइम्स है, ये चीज इसका इम्प्लीकेशन करता है। ये सॉल्वेंसी रेशियोज है। इसी तरीके से हमारा फाइनेंशियल लिवरेज रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड फाइनेंशियल लिवरेज रेशियो। तो ऑल टुगेदर मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करी दोस्तों। आप इसको समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसमें आप खुद भी स्टडी करें। ये मैंने एक ओवरलुक आपको दे दिया कि कितने पार्ट्स है, कितने एलिमेंट है शेड्यूल 3 में, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या लाइन आइटम्स है, किस किस रेशियो से हम समझते हैं। अब इसको हम समझने के लिए आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट दोनों, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब 3 पार्ट होता है। ऐसा नहीं कि बस एक तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी समझना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, बैलेंस शीट समझना पड़ेगा, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट समझना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट समझेंगे, तो आप इन इंटायरिटी आप बैलेंस शीट को समझ पाएंगे, क्या कंपनी कहना चाहता है, क्या कैसे एनालाइज करना है, तब आप समझ पाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक प्रैक्टिकल कंपनी की, बड़ी सी कंपनी का उठा के, लिस्टेड कंपनी का, नेक्स्ट वीडियो में उसका डिटेल फिगर के साथ रेशियो कैलकुलेट करके, क्या फिगर कहता है, क्या इम्पैक्ट है, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, उसके इम्पैक्ट को, फाइनल इम्पैक्ट को डिटेल में डिस्कस करके एक फाइनल ओवरलुक पिक्चर देने की कोशिश करूंगा। आज यहीं तक रखते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो ना करें, मैं नहीं करना चाहता हूं। आप यहीं तक देखें, समझे, अंडरस्टैंड करें इसको, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में आप बने रहें। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मैं कहता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको किस तरीके की रिक्वायरमेंट चाहिए, किस तरीके की एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ फर्दर एड ऑन करना है अंडरस्टैंडिंग में, आपको कितना अंडरस्टैंड हो रहा है, हर एक चीज को लिखे और बताएं। दोस्तों चलते चलते मैं कहूंगा, सफर में मुश्किलें आए, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। दोस्तों ये फाइनेंस सीरीज में आप बने रहें, आपको डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंस के ऊपर वीडियो मिलेगी, कैश फ्लो पे मिलेंगे। मैं सोचता हूँ इस तरीके की वीडियो आपको देता रहूं, फिर फाइनेंस का अंडरस्टैंडिंग जब आपको हो जाए, आप समझ लें, फिर मैं एक एक कंपनी का आपको इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट से भी बताना स्टार्ट करूंगी, किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस कंपनी का शेयर आपको परचेज करना चाहिए, सो दैट आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़े और अग्रसर हो। दोस्तों आज तक का सफर यहीं तक, फिर मिलेंगे नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के लिए। तब तक गुड बाय, टेक केयर, सेव, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। Just I am stopped sharing my video, and thank you very much for your support and everything.